नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार पंडित आप लोगों का न्यू इम्पैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट, यानी इसके पहले मैंने एक वीडियो मैट्रिक्स पे बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उस वीडियो को देखिए और फिर उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको समझने में कोई समस्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है या वीडियो में किसी प्रकार का कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि इस सेशन को जारी रखा जाए तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप कमेंट करके बताएं थोड़ा सा, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया है कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का कुछ प्रकार बताया है, मैट्रिक्स का नोटेशन बताया है, मैट्रिक्स को कैसे सूचित किया जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स का अवयव, मैट्रिक्स का कोटि और मैट्रिक्स का प्रकार। तो मैट्रिक्स का उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था 6 प्रकार। आज 4 प्रकार और बताएंगे, फिर बताएंगे मैट्रिक्स का बराबर अवयव क्या होता है, फिर बताएंगे मैट्रिक्स का जोड़, और फिर बताएंगे मैट्रिक्स का घटाव, और फिर अगले वीडियो में पढ़ाएंगे मैट्रिक्स का गुणा क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 6 प्रकार का हम लोग मैट्रिक्स पढ़े थे। 7वां जो आपका मैट्रिक्स है, 7वां नंबर, वो आपका कहलाता है शून्य अवयव। शून्य या इसी को कहा जाता है रिक्त अवयव। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है जीरो या नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, नल मैट्रिक्स। देखिए इसका परिभाषा एकदम सिंपल है। इसका परिभाषा दिया गया है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक उसका अवयव जीरो हो, वैसे मैट्रिक्स को कहा जाता है शून्य अवयव। जैसे लिख देंगे यहाँ ए बराबर, अगर लिख देंगे 0 0 0 0 तो इसको कहा जाएगा कि ये रिक्त अवयव है। और इसका कोटि देखा जाएगा तो ये पहला रो दूसरा रो, यानी पहले रो को लिखते हैं, और कॉलम देखा जाएगा तो ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, तो यानी 2 गुना 2 कोटि का ये जो आपका ये ए है ये एक रिक्त अवयव यानी शून्य अवयव है। तो इसका परिभाषा नॉर्मल है। आप देखिए वीडियो को रोक रोक कर आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखवाने का थोड़ा सा टाइम भी नहीं है, और अब बोर्ड पे लिखेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बोल दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो शून्य या रिक्त अवयव कहा जाएगा तो वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, या वैसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसको शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहा जाता है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो हम लोग सातवां तो यह है, 8वां 9वां 10वां 3 गो और अवयव पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला पढ़ेंगे आपका एकांक अवयव, फिर पढ़ेंगे आपका ये विकर्ण अवयव, और फिर पढ़ेंगे अदिश अवयव। ये तीनों को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मुख्य विकर्ण क्या होते हैं, ठीक है। एक आपको समझना पड़ेगा मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो मुख्य विकर्ण समझ लीजिएगा तो आपको 3 गो अवयव पूरा क्लियर आपका हो जाएगा। तो आते हैं मुख्य विकर्ण पर। सबसे पहला मुख्य विकर्ण समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग विकर्ण समझ लेते हैं, डायगोनल किसे कहा जाता है। तो आप पढ़े होंगे कि किसी भी चतुर्भुज में, ठीक है, ये सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती हैं इनको कहा जाता है विकर्ण अवयव। किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला, अब देखिए चतुर्भुज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आयताकार ही सजावट है मैट्रिक्स। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि अवयव और कुछ नहीं है, अवयव जो है संख्याओं को रो और कॉलम में सजाने का एक तरीका है। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको चतुर्भुज ले रहे हैं। तो चतुर्भुज में आपको बताया गया होगा कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को कहा जाता है उस चतुर्भुज का विकर्ण। तो ये मुख्य विकर्ण क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगर मान ले रहे हैं ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह का ये कोई मैट्रिक्स है। तो किसी भी अब बताया गया था आपको इसके पहले एक वर्ग अवयव बताए थे, वह अवयव जिसमें जितना रो हो उतना ही कॉलम हो, मतलब वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, वैसे अवयव को हम लोग कहते थे वर्ग अवयव। तो ध्यान से देखिएगा, तो 1 2 3
3 इसमें पंक्ति है और 1 2 3 3 कॉलम है, यानी ये 3 गुना 3 कोटि का एक ए जो है वर्ग अवयव है। तो अगर ए वर्ग अवयव है तो यहां देखिए ये वाला जो है, ये वाला आपका, इसको कहा जाता है मुख्य विकर्ण। लेकिन ये परिभाषा तो हुआ नहीं। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि ये मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं या क्या होता है, तो उसका परिभाषा समझिए। अच्छा, थोड़ा सा एक और बात आपको बता दें, अगर आपसे कहा जाएगा कि कोई मैट्रिक्स ए है और ये 2 गुना 2 कोटि का है, तो ये क्या होगा? तो इस तरह से होगा A11 A12, फिर हो जाएगा A21 A22। ध्यान रखिएगा, ये पहला जो है ये रो को बताता है और दूसरा जो है ये कॉलम को बताता है। तो A11 का मतलब हुआ कि ये जो आपका ये वाला एलिमेंट है ये पहले रो के पहले कॉलम का है। ये बता रहा है कि पहला रो का दूसरे कॉलम का है। ये बता रहा है दूसरे रो का पहला कॉलम। ये बता रहा है दूसरे रो का दूसरा कॉलम। तो यदि, अब परिभाषा समझिए मुख्य विकर्ण का, ये क्या होता है? यदि ए कोई मैट्रिक्स हो और वो भी मैट्रिक्स कैसा हो? वर्ग अवयव हो, वर्ग अवयव। तो यदि ए कोई वर्ग अवयव हो तो A11 A22 A33 A44 A55 ऐसे ही अनंत तक जितना भी होगा, ठीक है। देखिए ये कोटि पर डिपेंड करता है कि ये कहां तक जा रहा है। तो यदि ए कोई वर्ग अवयव हो तो A11 A22 A33 A44 A55 इत्यादि को कहा जाता है मुख्य विकर्ण। अभी आपको समझने में हो सकता है दिक्कत आ गया होगा, आगे समझिए, एग्जांपल से समझाते हैं आपको। ए बराबर अगर लिख देंगे A11 A12 A13, इधर लिख देंगे A21 A22, फिर लिख देंगे A23, फिर A31 A32 A33। तो ध्यान से देखिए ये वर्ग अवयव है। देखिए 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो 3 गुना 3 कोटि का एक वर्ग अवयव है। तो हम क्या परिभाषा दिए हैं कि यदि ए कोई वर्ग अवयव हो, यदि ए कोई वर्ग अवयव हो तो A11 A22 A33 A44 A55 को कहा जाता है मुख्य विकर्ण के अवयव। अगर आप परिभाषा देना चाहें तो सिंपल देखिएगा, मतलब कि जितना रो संख्या है उतना ही कॉलम संख्या है, यानी कि AIJ को कहा जाएगा मुख्य विकर्ण अवयव। लेकिन कंडीशन है कि I बराबर क्या हो? J हो। मतलब AIJ को ही कहा जाता है मुख्य विकर्ण अवयव, लेकिन कंडीशन है I बराबर J, मतलब I और J दोनों बराबर हो। तो देखिए I और J बराबर, I और J बराबर, I और J बराबर, यहां भी I और J बराबर। तो इस तरह से इसका परिभाषा दे सकते हैं कि यदि A कोई वर्ग अवयव हो, यदि ए कोई वर्ग अवयव हो तो A11 A22 A33 A44 A55 इत्यादि को मुख्य विकर्ण अवयव कहा जाता है। अब यहां से आप देखिएगा तो देखिए A11 यहां है, फिर A22 A33, ये सब का सब, ये तीनों जो कहलाएगा ये कहलाएगा मुख्य विकर्ण अवयव। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल लेके बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहां ए बी बराबर कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 4 -1 -2 4 5 6 2 और पूछेंगे इसमें वर्ग अवयव कौन है। तो वर्ग अवयव मुख्य विकर्ण कौन है? तो मुख्य विकर्ण का मतलब A11 माने पहिलका रो का पहिलका कॉलम का सदस्य, तो ये है। फिर देखिएगा दूसरा का तो ये है, तीसरा का ये है, मतलब ये वाला जो आपको दिख रहा है इसी को कहा जाता है मुख्य विकर्ण अवयव। तो यदि ए कोई वर्ग अवयव हो तो A11 A22 A33 A44 A55 इत्यादि को मुख्य विकर्ण अवयव कहा जाता है। अब आगे समझते हैं। अगर ये समझ में आ जाएगा तो 3 गो मैट्रिक्स जो है बच्चों का खेल हो जाएगा समझना, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। अगर कह देंगे कि ए कोई 4 गुना 4 कोटि का वर्ग अवयव है, ए जो है 4 गुना 4 कोटि का वर्ग अवयव है, तो ए को कैसे दिखाइएगा? तो ए को इस तरह से दिखाया जाएगा, ए बराबर 4 गुना 4 कोटि का मतलब ये हुआ कि 4 गो इसमें रो है और 4 गो क्या है? कॉलम है। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे A11, इसका मतलब पहिलका रो का पहिलके कॉलम। फिर देखिए A12, देखिए याद रखिएगा ई वाला रो संख्या है और इस तरह से जितना भी बढ़िएगा ई वाला कभी नहीं बदलेगा, पहला कभी नहीं बदलेगा, बदलेगा दूसरा। तो A11, फिर इसको लिखिएगा तो A12, फिर इसको लिखिएगा तो A13 A14। अब आगे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये कह रहा है कि 4 गो कॉलम है, तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। अब 4 गो रो भी है तो ये तो पहला रो है। फिर लिखेंगे A21, फिर लिखेंगे A22, फिर लिखेंगे A23, फिर लिखेंगे A24, फिर आगे लिखेंगे A31 A32 A33, फिर A34।
4 और आगे लिखेंगे A41, A42, A43 और A44। तो इसको कहा जाएगा 4 गुना 4 कोटि का वर्ग अवयव। अब इसमें हम देखते हैं मुख्य विकर्ण कौन है। हम तो क्या बताया है कि A11, A22, A33, मतलब जहां रो और कॉलम का संख्या बराबर वही हो गया मुख्य विकर्ण। तो ध्यान से देखिए A11, A22, A33, A44 इसको घेर दीजिएगा तो ये वाला जो एलिमेंट कहलाएगा इसको कहेंगे मुख्य विकर्ण अवयव। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर कोई पूछेगा परिभाषा तो नोट डाउन कर सकते हैं कि यदि A कोई वर्ग अवयव हो, यदि A कोई वर्ग अवयव हो तो A11, A22, A33, A44 इत्यादि को मुख्य विकर्ण अवयव कहा जाता है। अब चूंकि ये 4 गुना 4 कोटि का है, अगर 5 गुना 5 कोटि का होता तो इसमें कहीं ना कहीं A55 भी मिलता, अगर 6 गुना 6 कोटि का होता तो A66 भी मिलता। ठीक है, तो इस तरह से आप मुख्य विकर्ण समझ गए होंगे। तो शून्य अवयव बता दिए या रिक्त अवयव क्या होता है, मुख्य विकर्ण आपको बता दिए, और आगे अब जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब 8वां जो नंबर है आपका उसको कहते हैं एकांक अवयव। एकांक या इसी को कहा जाता है तत्समक। एकांक या तत्समक अवयव जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है यूनिट, या इसको कहा जाता है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से समझिए ये क्या होता है। देखिए एकांक अवयव क्या है, याद रखिएगा आप जितना भी बताएंगे वो सब का सब वर्ग अवयव होगा। तो एकांक अवयव क्या है, तो वैसा वर्ग अवयव, याद रखिएगा अब जो भी बचा है वो वर्ग अवयव ही होगा। तो वैसा वर्ग अवयव जिसके सभी मुख्य विकर्ण के अवयव का मान 1 हो तथा बाकी सभी अवयव का मान 0 हो, वैसे अवयव को कहा जाता है एकांक अवयव या तत्समक अवयव। एग्जांपल में समझिए, a बराबर लिख देंगे 1 0 0, फिर लिख देंगे 0 1 0, फिर यहां लिख देंगे 0 0 1। तो ध्यान से देखिए ये वर्ग अवयव है 3 गुना 3 कोटि का, तो 3 गुना 3 कोटि का ये वर्ग अवयव है। लेकिन वैसा वर्ग अवयव जिसके सभी मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और बाकी सभी अवयव का मान 0 हो, वैसे अवयव को कहा जाता है एकांक या तत्समक अवयव। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एकांक या तत्समक अवयव क्या है तो उसका परिभाषा नोट डाउन कर सकते हैं। याद रखिएगा एकांक अवयव सबका नहीं होगा, केवल होगा वर्ग अवयव। तो परिभाषा कैसे दीजिएगा, वैसा वर्ग अवयव, माने जितना रो होना चाहिए उतना ही कॉलम होना चाहिए। वैसा वर्ग अवयव जिसके सभी मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो, माने इकाई हो, तथा मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी जितने भी अवयव हैं उनका मान 0 हो, उसको कहा जाता है एकांक या तत्समक अवयव। तो वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा शेष सभी अवयव का मान 0 हो, वैसे अवयव को एकांक या तत्समक अवयव कहा जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आगे जो पढ़ेंगे ये 3 गुना 3 कोटि का वर्ग अवयव है। अगर आगे लिख देंगे b बराबर, इधर लिख देंगे 1 0, फिर लिख देंगे 0 1, तो ये भी एक एकांक अवयव है क्योंकि मुख्य विकर्ण का अवयव छोड़ के बाकी सब 0 है। लेकिन याद रखिएगा अगर इस तरह से लिख देंगे 1 2 0 1, तो ये वाला आप मिलाइएगा तो ये एकांक या तत्समक अवयव नहीं है, क्योंकि एकांक या तत्समक अवयव होने के लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन कहता है कि जितना भी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है, यानी मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव हैं उन सबका मान 1 होना चाहिए, माने सब 1 1 होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कहता है केवल 1 1 नहीं, बाकी इसको छोड़ के जितना भी अवयव है उस सबका मान 0 होना चाहिए, तब जाके आपको कहलाएगा वो एकांक अवयव। ये भी एकांक अवयव नहीं, सॉरी ये एकांक अवयव नहीं है। अगर यहां हटा के इसको 0 कर देंगे तो एकांक अवयव होगा और इसका कोटि होगा 2 और गुना में 2। ठीक है, तो एकांक या तत्समक अवयव में कोई दिक्कत नहीं है। अब 9वां पढ़ते हैं। 9 नंबर जो अवयव है उसको कहते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब ध्यान से समझिए इसको, विकर्ण अवयव क्या है। तो इसका कंडीशन क्या है कि वह अवयव, याद रखिएगा ये भी वर्ग अवयव होगा। ठीक है, तो वैसा वर्ग अवयव
इसका परिभाषा समझिए, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण अवयवों को छोड़कर, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, वैसे अवयव को कहते हैं विकर्ण अवयव। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझिए ध्यान से। ये भी वर्ग अवयव होगा, ये भी वर्ग अवयव होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब तक वर्ग अवयव नहीं होगा तब तक ना तो एकांक होगा और ना ही विकर्ण होगा। लेकिन ये भी वर्ग माने ये भी वर्ग अवयव, ये भी वर्ग अवयव, तो दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि इसके लीडिंग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान 1 होना चाहिए, और इसका कंडीशन है, और बाकी सब 0 होना चाहिए, और इसका कंडीशन है कि मुख्य विकर्ण का अवयव 1 हो या ना हो, इससे कोई बात नहीं है। मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सब 0 होना चाहिए, और मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव का कुछ ना कुछ मान होना चाहिए। मतलब इसका परिभाषा दे सकते हैं कि वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव का मान 0 हो जाए, वैसे अवयव को कहते हैं वर्ग अवयव। यानी कि मुख्य विकर्ण अवयव का मान कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बाकी सब 0 होना चाहिए, और बाकी सब 0 है, और मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव अगर 2 हो गया या 1 हो गया, ठीक है, सॉरी 1 हो गया, तो उसको एकांक कहेंगे। अब मान लीजिए यहां से अगर यहां ये तीनों 1 1 डाल देंगे तो ये वर्ग अवयव है, और मुख्य विकर्ण को छोड़ के सब अवयव शून्य है, तो इसको कहेंगे कि ये एकांक है। लेकिन इसको हटा देते हैं, और अगर 2 2 2 डाल देते हैं, या 2 3 4 डाल देते हैं, या 2 3 5 डाल देते हैं, माने मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी अवयव शून्य कर देंगे, तो ये कहलाएगा विकर्ण अवयव। तो परिभाषा नोट डाउन कर सकते हैं, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव का मान 0 हो, वैसे अवयव को कहा जाता है विकर्ण अवयव। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका परिभाषा। और एक लास्ट 10 नंबर अवयव जो है, इसको कहा जाता है अदिश अवयव। अदिश अवयव जिसको कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। ये ध्यान से समझिए, याद रखिएगा, ये भी जो है एक कैसा अवयव होगा? वर्ग अवयव होगा। तो इसका परिभाषा दिया गया है कि वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव सभी बराबर हो, ठीक है, तथा शेष सभी अवयव क्या हो? 0 हो। जैसे लिख देंगे a बराबर, अगर लिख देंगे यहां 2 0 0 0 2 0, फिर लिख देंगे 0 0 2, तो ध्यान से देखिए, ये तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, इसको कहेंगे अदिश अवयव। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो समझिए, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान समान हो तथा शेष सभी अवयव का मान 0 हो, वैसे अवयव को कहा जाएगा अदिश अवयव। अब तीनों का इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान समान हो तथा शेष सभी अवयव 0 हो, वैसे अवयव को कहा जाएगा अदिश अवयव। तो ये तीनों को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ये तीनों का तीनों जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी वर्ग अवयव होगा। तो वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का सभी अवयव का मान 1 हो तथा बाकी सब का मान 0 हो, क्या कहलाएगा? एकांक अवयव। वैसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण के को छोड़कर सभी अवयव का मान 0 हो, वैसे अवयव क्या कहलाएंगे? विकर्ण अवयव। और वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान बराबर हो, और तथा इसको छोड़ के जितना भी बचेगा उसका मान 0 हो, वैसे अवयव को कहा जाता है अदिश अवयव। अब तीनों का एक साथ थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए। अगर लिख देते हैं a बराबर 1 0 0 0 1 0 और यहां 0 0 1, तो देखिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इधर लिख देंगे b बराबर, इधर लिख देंगे 1 0 0, यहां लिख देंगे 0 2 0, यहां लिख देंगे 0 0 3, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक और मैट्रिक्स अगर लिख देते हैं c बराबर, इधर लिख देंगे m, इधर लिख देंगे 0 0, फिर इधर लिख देंगे 0 m 0, फिर 0 0 m। तो ध्यान से देखिएगा इन तीनों मैट्रिक्स को, तो तीनों, इसका भी कोटि देखिएगा 3 और गुना में 3, इसका भी कोटि 3 गुना 3, इसका भी कोटि 3 गुना 3 है। अब थोड़ा सा गौर करिएगा तो पता चलेगा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान 1 है और बाकी सभी अवयव का मान 0 है, इसलिए इसको कहा जाएगा कि ये एकांक अवयव है। ठीक है, वह अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान 1 हो, इकाई हो, तथा बाकी सब 0 हो, उसको एकांक। यहां देखिएगा तो मुख्य विकर्ण के अवयव 1 तो नहीं है सब,
लेकिन मुख्य विकर्ण को छोड़ के सब जीरो है, तो वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ के शेष सभी अवयव का मान शून्य हो जाएगा तो इसको कहेंगे विकर्ण अवयव, क्योंकि ये तत्समक नहीं है। तत्समक तभी होगा जब मुख्य विकर्ण का सब अवयव का मान एक हो, इसका सब अवयव का मान एक नहीं है तो ये कहलाएगा विकर्ण अवयव। और अदिश अवयव कहेंगे तो अदिश अवयव का मतलब हो गया वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। m है तो सब m होना चाहिए, अगर 2 है तो सब 2 होना चाहिए, 3 है तो सब 3 होना चाहिए, 5 है तो सब 5 होना चाहिए, तो वो कहलाएगा क्या, अदिश अवयव। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो एकांक अवयव भी एक तरह का अदिश अवयव ही है, लेकिन स्पेशल केस में जब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान एक हो जाता है तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है और उसको कहते हैं एकांक अवयव। ठीक है, अगर मुख्य विकर्ण का सब अवयव एक नहीं है, अलग अलग अवयव है, ठीक है, कोई 2 है, कोई 5 है, कोई 7 है और इसको छोड़ के सब 0 है तो वो कहलाएगा आपका विकर्ण अवयव। और अगर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान बराबर है लेकिन एक नहीं होना चाहिए, एक हो जाएगा तो तत्समक हो, तत्समक या इकाई या एकांक हो जाएगा। लेकिन मुख्य विकर्ण को के सभी अवयव बराबर हो, ठीक है, और बाकी सभी शून्य हो तो उसको कहा जाएगा आपका अदिश अवयव। तो यहां तक ये था आपका मैट्रिक्स का प्रकार। अब आगे चलिए, अब पढ़ेंगे बराबर अवयव क्या होता है, फिर पढ़ाएंगे मैट्रिक्स का जोड़, फिर पढ़ाएंगे मैट्रिक्स का घटाव और फिर आगे कुछ पॉइंट बताया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स का गुना पढ़ाया जाएगा। चलिए अब पॉइंट आप डालिए बराबर अवयव, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इक्वल मैट्रिसेस। ये समझिए क्या होता है। तो देखिए बराबर अवयव का मतलब हो गया कि दो गो अवयव ए और बी, इनको बराबर अवयव कहा जाएगा। इसका दो कंडीशन है। सबसे पहला, इनका कोटि समान हो और दूसरा इनका संगत अवयव समान हो। तो ध्यान से समझिए, कोई पूछेगा बराबर अवयव किसे कहते हैं तो कहिएगा वैसे अवयव जिनका कोटि समान हो तथा इनके संगत अवयव भी समान हो, वैसे अवयव को कहा जाता है बराबर अवयव। जैसे एग्जांपल से समझा देते हैं। अगर लिख देते हैं a बराबर 2, इधर लिख देंगे 3, इधर लिख देंगे 4, इधर 5, और b बराबर भी लिख देते हैं अगर 2, 4, 3, 5। तो ध्यान से देखिए, दो गो अवयव बराबर तभी होंगे जब उनका कोटि समान हो, यानी उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। ऑर्डर समान होने का मतलब यह हुआ कि पहला मैट्रिक्स में जितना रो और जितना कॉलम है, दूसरा मैट्रिक्स में भी उतना रो और उतना ही कॉलम चाहिए। और दूसरा कहता है इनका संगत अवयव समान हो। अब संगत अवयव का मतलब क्या हुआ? संगत अवयव का मतलब हुआ कि अगर पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट ले रहे हैं तो इसमें भी पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। फिर पहले रो के दूसरे कॉलम का ले रहे हैं तो इसमें भी पहले रो का दूसरा कॉलम ही चाहिए। दूसरे रो का, यहाँ दूसरे रो का पहला कॉलम ले रहे हैं तो इसमें भी दूसरे रो का पहला कॉलम। अगर दूसरे रो का दूसरा कॉलम ले रहे हैं तो इसमें भी दूसरा रो का दूसरा कॉलम ही चाहिए। तो दो मैट्रिक्स या दो अवयव ए तथा बी समान होंगे यदि और केवल यदि उनका कोटि समान हो, यानी ऑर्डर दोनों का समान हो, और दूसरे याद रखिएगा इनका संगत अवयव समान हो। तो अगर दो गो ऐसा मैट्रिक्स है जिनका कोटि भी समान है और इनका संगत अवयव भी समान है तो ऐसे दोनों मैट्रिक्स को बराबर अवयव यानी इक्वल मैट्रिसेस कहा जाता है। तो अगर परिभाषा कोई पूछे तो बता सकते हैं आप कि वैसे अवयव, या ऐसे ही बता सकते हैं कि दो अवयव ए तथा बी समान होंगे, बराबर होंगे यदि और केवल यदि उनका कोटि समान हो तथा उनका संगत अवयव समान हो। माने बराबर होने के लिए दो कंडीशन हैं। पहला कंडीशन कहता है कि उनका कोटि समान होना चाहिए और दूसरा कंडीशन कहता है कि उनका संगत अवयव भी समान होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इसका भी कोटि देखिएगा तो 2 गुना 2 है और इसका भी कोटि देखिएगा तो 2 गुना 2 है।
तो दोनों का कोटि समान है, तो ऐसे तो एक कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन कहता है कि संगत अवयव समान हो। तो देखिए ध्यान से, 2 2 4 4 3 3 5 5, यानी इसको कहा जाएगा समान अवयव या बराबर अवयव। तो बराबर अवयव होने के लिए दो शर्त है। पहला शर्त कहता है कि उनका ऑर्डर समान होना चाहिए, माने पहले अगर ए का ऑर्डर है 2 गुना 2, तब बी का भी ऑर्डर होना चाहिए 2 गुना 2। मतलब ए में 2 गो रो 2 गो कॉलम है, तो बी में भी 2 रो 2 कॉलम चाहिए। अगर ए में 3 रो 2, इसका अगर कोटि मान लीजिए 3 गुना 2 है, तो इसका भी कोटि 3 गुना 2 ही होना चाहिए। अगर 2 गुना 3 हो गया तो ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं बराबर अवयव। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि दो अवयव बराबर होते हैं यदि उनका कोटि समान हो तथा उनके संगत अवयव समान हो। एक बार और कोटि और संगत अवयव को एक बार और परिभाषा ये एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, कमेंट करके बताएं कहाँ दिक्कत हो रहा है, उस पॉइंट को फिर से नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा ये बैक करिए, फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, उसको दूर करने का कोशिश किया जाएगा समस्या को। चलिए आगे एक और एग्जाम्पल देके समझा देते हैं आप। जैसे मान लीजिए यहाँ ए बराबर दे दिए, इधर डाल देंगे 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इधर बी बराबर दे देंगे, बी बराबर दे देंगे आपका 2 2 5 3 6 4 7। और पूछा जाएगा आपसे कि क्या ए और बी बराबर है। तो देखिए ए और बी बराबर तभी होंगे जब उनका कोटि समान हो। तो ध्यान से देखिए, कोटि, इसका कोटि निकालेगा तो 1 2 3, पहले लिखेंगे रो को, तो 3 गो रो है, फिर लिखेंगे गुना 1 और 2, 2 गो कॉलम, तो 3 गुना 2। तो ये समान कब होगा दोनों, जब इसका जो कोटि है वही कोटि इसका होना चाहिए। तो इसका कोटि तो 3 गुना 2 है, इसका भी कोटि 3 गुना 2 होना चाहिए। तो निकालते हैं, देखिए 1 और 1, 2 गो रो है, कॉलम 1 2 3 गो कॉलम है। तो देखिए इसका कोटि 3 गुना 2 है, इसका कोटि 2 गुना 3 है, बराबर होने का कोई सवाल ही नहीं है। अब किसी किसी को लग रहा होगा कि संगत अवयव 2 और 2 बराबर, 5 और 5 बराबर, 3 और 3 बराबर, 6 और 6 बराबर। देखिए दो कंडीशन है, दोनों को एक साथ मतलब कि फुलफिल होना चाहिए। अगर दोनों एक साथ फुलफिल नहीं हो रहा है, कोई एक फुलफिल हो रहा है, तो समझ लीजिए बराबर अवयव नहीं है। तो बराबर अवयव होने का दो गो शर्त। पहला शर्त कहता है कि ऑर्डर समान होना चाहिए, यानी कोटि क्या होना चाहिए, बराबर। और दूसरा क्या कहता है कि इसका संगत अवयव इसके संगत अवयव के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन को मतलब कि फुलफिल हो रहा है तो ये दोनों अवयव को कहेंगे बराबर है। फिलहाल ए जो है इज नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, तो बराबर अवयव मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा समझ लीजिए दो और पॉइंट। एक पढ़ेंगे मैट्रिक्स का जोड़ और फिर पढ़ेंगे मैट्रिक्स का घटाव, और फिर इस पर हम आगे कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। इतना पढ़कर आप एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कंप्लीटली बना सकते हैं। हालांकि एक्सरसाइज में कुछ समस्या आएगा, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, छोटा छोटा पॉइंट, और पूरा आपका एक्सरसाइज एकदम आसानी से बन जाएगा। चलिए 2-3 और पॉइंट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अवयवों का जोड़। अवयवों का जोड़ यानी योग। ठीक है, ये समझ लीजिए। देखिए दो गो अवयव अगर ए और बी है तो इन दोनों का जोड़ तभी पॉसिबल हो सकेगा जब इनका ऑर्डर समान हो, यानी कोटि क्या हो, बराबर। सबसे पहला तो कंडीशन ये याद रखिएगा, सब मैट्रिक्स का जोड़ नहीं बनता है, केवल वैसे ही मैट्रिक्स का जोड़ बनेगा जिनका कोटि समान हो। अगर कोटि समान नहीं है तो जोड़ उनका नहीं निकलेगा। जैसे ए का मान दे देंगे 2 3 4 5, और यहां बी का मान दे देंगे 3 4 6 7, और कहेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या a प्लस बी को फाइंड किया जा सकता है, क्या a प्लस बी को निकाला जा सकता है। तो निकालने का तरीका याद रखिएगा कि दो अवयवों का जोड़ तभी संभव होगा जब उनका कोटि समान हो। अगर उनका कोटि समान नहीं है तो याद रखिएगा वैसे अवयवों का योग जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहला अवयवों का योग जो लिखे हैं वहां एक पॉइंट लिख लीजिए कि दो अवयवों का योग तभी पॉसिबल होता है
दो या दो से अधिक अवयवों का योग तभी पॉसिबल होता है जब उन अवयवों का कोटियां क्या हो, समान हो। तो ध्यान से देखिए, तो क्या इसका जोड़ निकल सकता है? तो देखिए इसका कोटि निकालिए, 1 2, 2 रो है, 1 2, 2 कॉलम, 2 यानी 2 गुना 2, इसका भी कोटि 2 गुना 2, यानी कि इसका जोड़ निकाला जा सकता है। और जोड़ निकालने का तरीका एकदम सिंपल होगा। जोड़ निकालिएगा तो a प्लस बी निकालिएगा, तो a का मान लिखिए 2 4 3 5 प्लस b का मान लिखिए 3 4 6 7। और जोड़ निकालने का सिंपल मेथड, कोई पूछे कि दो अवयवों का जोड़ कैसे निकालते हैं, तो कहिएगा सबसे पहला बात कि उनका जोड़ तभी निकलेगा जब उनका कोटि समान हो। और दूसरा बात, जोड़ निकालना तो बच्चों का खेल है। जोड़ कैसे निकालेंगे? तो संगत अवयव के संगत अवयवों को जोड़ देंगे, यानी 2 को जोड़ देंगे 3 में, 3 को जोड़ देंगे 6 में, 4 को जोड़ देंगे 4 में, 5 को जोड़ देंगे 7 में, यानी संगत अवयवों को जोड़ देंगे तो इनका जोड़ निकल जाएगा। तो अगर इसका जोड़ निकालना चाहते हैं तो देखिए 2 और 3 कितना हो गया, 5। फिर देखिए 3 में जोड़ेंगे 6 9 हो गया, 4 में जोड़ेंगे 4 8 हो गया, और 5 में जोड़ेंगे 7 12 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर a प्लस बी। तो दो बात यहां से याद रखिएगा, सब अवयवों का जोड़ पॉसिबल नहीं है, केवल वैसे अवयवों का ही जोड़ पॉसिबल है जिसका कोटि समान हो। अगर कोटि समान है तो जोड़ निकाला जा सकता है, अगर कोटि समान नहीं है तो जोड़ नहीं निकाला जा सकता है। कोटि का मतलब हो गया कि पहला रो में जितना रो है, पहला मैट्रिक्स में जितना रो और जितना कॉलम है, दूसरा मैट्रिक्स में भी उतना रो और उतना ही कॉलम चाहिए, तब जाके उनका जोड़ निकाला जा सकता है, अन्यथा उनका जोड़ नहीं निकाला जा सकता है। अगर इसी में हम एक और बढ़ा के दे देते 4 5, तो देखिए इसका कोटि बदल जाता, तो इसका जोड़ नहीं निकाला जा सकता था। तो मेरे ख्याल से अवयवों का योग आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत है तो कमेंट करिए, देखा जाएगा नेक्स्ट में। अब पढ़ते हैं अवयवों का घटाव। तो घटाव भी सेम है, घटाव का भी कंडीशन याद रखिएगा। दो अवयवों का घटाव, ए और बी का घटाव तभी संभव है जब इनका भी कोटि क्या हो, बराबर। अगर कोटि समान नहीं है तो ना तो जोड़ निकलेगा और ना ही घटाव निकलेगा। तो यहां से एक बात समझ लीजिएगा, दो अवयवों का घटाव तभी संभव है जब उनका कोटि समान हो। अगर कोटि समान नहीं है तो ना तो उसका जोड़ निकलेगा और ना ही घटाव निकलेगा। तो यानी जोड़ और घटाव निकालने के लिए आपको सबसे पहला देखना पड़ेगा कि क्या उनका कोटि समान है। अगर कोटि समान है, संगत अवयवों को जोड़ दीजिएगा तो अवयवों का जोड़ निकल जाएगा, और घटाव पर कर दिए। अगर संगत अवयवों को जोड़ दीजिएगा तो अवयवों का जोड़ निकल जाएगा, और अगर संगत अवयवों को घटा दीजिएगा तो अवयवों का घटाव निकल जाएगा। जैसे a बराबर 4 5 6 7 और b बराबर डाल दिए 2 1 0 1, और पूछेंगे क्या घटाव पॉसिबल है, तो देखिए इसका कोटि है 2 गुना, इसका भी कोटि है 2 गुना 2, तो दोनों का कोटि समान है, जोड़ भी निकाल सकते हैं, घटाव भी निकाल सकते हैं। अगर हमको इसका जोड़ निकालना है तो जोड़ कैसे निकालिएगा, तो संगत अवयवों में से संगत अवयव को घटा दीजिए, यानी 4 में से घटा देना है 2 को, फिर 5 में से घटा देना है 1 को, 6 में से घटा देना है 0 को, और 7 में से घटा देना है 1 को। अगर घटा दीजिएगा तो 4 में से 6 घटेगा, आ जाएगा 4 में से 2 घटेगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यही हमारा आंसर हो गया। तो दो अवयवों का जोड़ और घटाव एकदम आसान है, याद रखिएगा। अवयवों का जोड़ या अवयवों का घटाव तभी संभव होगा जब उनका कोटि समान हो। और एक और बात यहां से नोट कर लीजिए, अगर दो गो अवयवों को जोड़ रहे हैं या दो गो अवयवों का घटाव निकाल रहे हैं, याद रखिएगा उनका कोटि नहीं बदलता है। मतलब अगर 2 गुना 2 कोटि का है तो आप जोड़िएगा वो भी 2 गुना 2 ही कोटि का आएगा, अगर घटा रहे हैं तो भी 2 गुना 2 कोटि का आएगा। तो जोड़ या घटाव दो गो अवयवों का तभी पॉसिबल है जब उनका कोटियां समान हो, और जोड़ने या घटाने के बाद कोटि बदलता है तो याद रखिएगा नहीं बदलता है। ठीक है, यहां तक आप पढ़िए, और यहां तक में आप एक लेसन एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ और पॉइंट बताना पड़ेगा छोटा छोटा, हम बताएंगे उसको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।